नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? हम स्टार्ट करने वाले हैं भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये हम जो पढ़ेंगे ये पूरे पीएससी के फाउंडेशन के हिसाब से पढ़ेंगे, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस हम लगभग सारी चीज़ों को तैयार करते हुए चलेंगे और बहुत गहराई से इन चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। अब हमको पढ़ना क्या है? देखिए, पीछे तो आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है, पर हमको पढ़ना है पॉलिटी। क्या पढ़ना है? पॉलिटी, या जिसको हम कहते हैं भारतीय राजव्यवस्था। थोड़ा-सा समझते हैं पहले इन दोनों में बेसिक अंतर क्या होता है। एक टर्म मैंने आपसे कहा कि एक है आपका क्या? इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी, या जिसको हम क्या कहते हैं? भारतीय राजव्यवस्था। और इसी का एक अंग या इसी का एक पार्ट जिसको हम अलग सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हैं, वो है आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है भई वो आपका? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या जिसको हम कहते हैं भारतीय संविधान। भारतीय संविधान। अब इन दोनों में हम एक बेसिक डिफरेंस को समझते हैं कि इन दोनों के अंदर एक बेसिक डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये होता है कि हम तैयारी कर रहे हैं तो हमको पता होना चाहिए कि संविधान अलग है और राज व्यवस्था अलग है। अब समझिएगा कि संविधान बड़ा है या राज व्यवस्था, तो मैंने आपको अभी बताया है कि इंडियन पॉलिटी का पार्ट है एक संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन। अब समझिए सबसे पहले संविधान क्या होता है। संविधान से फिर हम कोरिलेट करेंगे आपकी भारतीय राजव्यवस्था को। संविधान में एक शब्द आपका यूज है जिसको हम कहते हैं विधान। विधान का मतलब होता है कोई भी नियम या कानून। तो संविधान क्या है भाई साहब, ध्यान रखिएगा। संविधान या हम कॉन्स्टिट्यूशन की जब हम बात करते हैं, तो संविधान का मतलब होता है कुछ नियम या जो कुछ कानून होते हैं ना, उस कानूनों का समूह जिनके हिसाब से क्या चलता है, किसी देश की शासन व्यवस्था चलती है। क्या चलती है? किसी भी देश की शासन व्यवस्था चलती है। उसको हम क्या कहते हैं भाई? उसको हम कहते हैं संविधान। अब ये नियम और कानून दो तरीके से हो सकते हैं। जैसे एक तो लिखित रूप में हो सकते हैं, जैसे मानकर चलिए किसी कंपनी को आप ज्वाइन करते हैं, तो वहां पर कुछ नियम कानून आपको लिखित रूप में दिए जाते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? वो रिटर्न फॉर्म। और दूसरा जो हमारे घर में परंपराओं के रूप में जो नियम कानून चलते हैं, वो कैसा फॉर्म हो गया भाई आपका? अनरिटन फॉर्म हो गया, जिसको हम अलिखित कहते हैं। तो ऐसे ही जब किसी देश की शासन व्यवस्था, जब किसी देश का गवर्नेंस या आपका जो पूरा गवर्नेंस सिस्टम है, जब वो कुछ परंपराओं के आधार पर चले, कुछ नियम और कानूनों के हिसाब से चले जो कि लिखित रूप में नहीं है, तो उसको हम अलिखित संविधान कहते हैं। और ऐसा देश जहां पर जो नियम कानून है विस्तृत रूप से लिखे हुए हैं, किसी दस्तावेज पे लिखे हुए हैं, उस दस्तावेज को हम क्या कहते हैं? लिखित संविधान कहते हैं। तो हम जो संविधान पढ़ने जा रहे हैं दोस्त, वो क्या है भाई आपका? भारतीय संविधान। और भारतीय संविधान मतलब क्या? कि नियम और कानूनों का एक समूह जिसके हिसाब से कोई भी देश शासन व्यवस्था चलाता है। अब सवाल ये है कि भाई शासन व्यवस्था तो सरकार चलाती है, पर सरकार क्या अपनी मनमर्जी से जो है वो शासन कर सकती है? कोई तो होगा जो सरकार को उसको गलत काम करने से रोके या सरकार को तानाशाह होने से रोके। आज मानकर चलिए हम कहते हैं कि जैसे भारत में डेमोक्रेसी है, तो क्या आज सरकार चाहे तो उस डेमोक्रेसी को तानाशाही में कन्वर्ट नहीं कर सकती? क्या उस डेमोक्रेसी को राजतंत्र व्यवस्था में नहीं कर सकती? या वो ये नहीं कह सकती कि भाई आज के बाद कोई चुनाव नहीं होंगे, केवल एक ही पार्टी का रूल रहेगा, हम कम्युनिस्ट देश बन जाते हैं समाजवादी से? कर सकती है। पर क्यों नहीं कर पा रही है? क्योंकि उसके ऊपर भी कोई है जो उसको ये सब गलत काम या गलत डिसीजन लेने से क्या कर रहा है? रोक रहा है। और उसके ऊपर जो है ना, वो कौन है भाई? आपका संविधान। तो एक सिंपल अगर एक सेंटेंस में समझना है कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ ग्रुप ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। संविधान क्या है? तो संविधान का मतलब हो गया कि संविधान
कुछ नियम और कानूनों का समूह है विच हेल्प टू रूल कंट्री, या जो आपके देश को चलाने में मदद करता है। अब समझिएगा, अब ये हो गया आपका संविधान, है ना? अब ये क्या हो गया संविधान। लेकिन क्या कोई चीज़ संविधान में केवल शामिल करने से क्या देश की शासन व्यवस्था चलने लगी? उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें कि हमने संविधान में कह दिया कि भाई संविधान में जो है वो कह दिया गया कि सभी व्यक्तियों के बीच समानता होनी चाहिए, तो क्या केवल समानता लिखने से जो है क्या वो समानता मिल गई? या मानकर चलिए संविधान में आप एक आर्टिकल पढ़ेंगे, आर्टिकल 17, और वो आर्टिकल 17 कहता है कि भाई साहब जो आपका अस्पृश्यता है ना, या जिसको हम क्या कहते हैं आम भाषा में, जो छुआ-छूत है, या हम कह सकते हैं कि जो आपका अनटचेबिलिटी है, जो क्या है भई आपका अनटचेबिलिटी है, इसको क्या करना चाहिए आपका समाप्त करना है। तो क्या केवल संविधान में लिखने से क्या केवल ये समाप्त हो गया? या मैं एक उदाहरण की और बात करूँ कि भई आपका आर्टिकल 21 ए कहता है कि भई क्या मिलनी चाहिए? शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। है ना? शिक्षा, ये आपके जो है बच्चों के शिक्षा के अधिकार की बात करता है। लेकिन मुझे बताइए कि क्या ये केवल लिख देने से क्या ये चीज़ लागू हो गई? नहीं हुई। अब संविधान में जो चीज़ें लिखी हुई हैं, उसको लागू करने के लिए क्या होनी चाहिए? एक व्यवस्था होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, अब ये जो आपका संविधान है ना, इस संविधान में जो भी आपके प्रावधान या जो भी आपके नियम हैं या जो भी आपके कानून हैं या जो भी ये प्रावधान कर रहा है, इन प्रावधानों को एनफोर्समेंट में लाने के लिए, लागू करने के लिए क्या करती है भाई, एक व्यवस्था कार्य करती है। ध्यान रखिएगा, एक व्यवस्था होती है, वो व्यवस्था क्या करती है, इसको लागू करने का कार्य करती है, और इसी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं भाई, ध्यान रखिएगा, राज व्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं भाई आपका? राज व्यवस्था कहते हैं। क्लियर ये पॉइंट? तो ध्यान रखना कि भाई अगर हम बात करें क्या कि भाई आपका संविधान क्या है, तो संविधान केवल नियम और कानूनों का समूह है। उन नियम और कानूनों को लागू करने के लिए पूरा एक तंत्र काम करता है, और उस पूरे तंत्र की जो हम बात करते हैं, है ना? तो उसको हम क्या कहते हैं भई, प्रशासनिक तंत्र, और वो तंत्र के थ्रू क्या होती है, पूरी आपकी राज व्यवस्था बनती है। मतलब राज व्यवस्था में अगर हम बात करें तो क्या होता है, राज व्यवस्था में संविधान तो होता ही होता है ना? संविधान के साथ-साथ जो है, जो संविधान को लागू करवाने के लिए, ध्यान रखिएगा, संविधान को लागू करवाने के लिए, लागू करवाने के लिए जो प्रयास किए जाते हैं, है ना? जो प्रयास किए जाते हैं, साथ ही साथ में जो आपका पूरा तंत्र होता है, इन सब को मिलाकर क्या बनती है भई? राज व्यवस्था बनती है। मतलब जब संविधान तो एक दस्तावेज हो गया जिसने ये कह दिया कि भई ये नियम कानून है, और उस नियम कानून के अनुसार जब व्यवस्था चलाई जाती है, तो उसको हम क्या कह देते हैं? राज व्यवस्था। जैसे संविधान ने कह दिया कि भाई साहब शिक्षा का अधिकार हमको देना है, लेकिन शिक्षा का अधिकार केवल लिख देने से जो है वो आपको लिख देने मात्र से नहीं मिल गया। अब इसको क्या करवाना पड़ेगा भई आपका? लागू करवाना पड़ेगा, और फिर क्या किया भई संसद और सरकार ने क्या किया कि इसको लागू करवाने के लिए एक एक्ट लेकर आती है जिसको हम कहते हैं आरटीई, या शिक्षा का अधिकार अधिनियम। ये आपका एक्ट आता है कब भई? 2009 में। क्योंकि भाई केवल इसमें लिखने से स्कूल तो नहीं बन गए ना, इसमें लिखने से जो है वो रोड्स तो नहीं बन गई ना, इसमें लिखने से जो है वो बच्चा स्कूल तक तो नहीं आ गया ना। अब सरकार क्या करेगी, ये जो अधिकार लिखा है ना, इस अधिकार को लागू करने के लिए कुछ नियम कायदे बनाएगी कि भाई हम जो है वो आपका ग्रामीण क्षेत्रों में इतनी जनसंख्या पर इतने बच्चों पर स्कूल बना रहे हैं, हम उनको ये सुविधाएँ देंगी। तो अब सरकार या पूरा तंत्र क्या कर रहा है, ये जो आपका संविधान में बात लिखी गई है ना, इस संविधान को लागू करने का प्रयास कर रहा है, फिर एक कानून लेकर आया, तो ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, आपकी पूरी राज व्यवस्था बनाते हैं। तो अब मैं कंक्लूज़न के तौर पर अगर एक लाइन में बताऊँ, तो संविधान मतलब नियमों और कानूनों का समूह
और राजव्यवस्था मतलब कि उस नियम और कानूनों के अनुसार या उन नियम और कानूनों, उन प्रावधान को लागू करवाने के लिए पूरे देश में जो व्यवस्था चलती है या पूरी व्यवस्था काम करती है, जो तंत्र काम करता है, जो सिस्टम काम करता है, उसको हम क्या कहते हैं? राजव्यवस्था कहते हैं। और हमको अभी किस व्यवस्था के बारे में पढ़ना है, किस देश की राजव्यवस्था के बारे में पढ़ रहे हैं? तो हम पढ़ रहे हैं भारत की राजव्यवस्था के बारे में, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? इंडियन पॉलिटी कहा जाता है या भारतीय राजव्यवस्था कहा जाता है। क्लियर है ये पॉइंट? चलिए, तो इस पॉइंट को जो है वो ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं आपका आगे। तो ये तो हो गया आपका पॉलिटी, है ना? और हमने संविधान के बारे में जान लिया। अब थोड़ा-सा पीएससी लेवल पर भी आते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि संविधान की आवश्यकता क्यों है ना? या अगर हम बात करें संविधान, पहली चीज़ तो क्या है? 2 क्वेश्चन्स हम यहाँ पे देखेंगे। पहली चीज़ तो संविधान जो है भाई साहब, ये संविधान क्या है? तो इसकी डेफिनिशन तो हमने देख ली। और दूसरा, इसकी हमको आवश्यकता क्यों है ना? तो ध्यान रखिएगा, इसकी हमको आवश्यकता क्यों है, इसकी हमको नीड क्यों है, हमको ये चीज़ देखनी है। तो फर्स्ट पॉइंट, व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, और सेकंड कि उसकी आपकी जो है वो हमको नीड क्यों है, हमको ये चीज़ें देखनी है। तो आइए इस पॉइंट को भी हम जो है वो समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, चलिए। तो हमने संविधान देखा, इसमें जो पहला सवाल है उसका उत्तर क्या मिल गया कि संविधान जो है वो आपका क्या है? ग्रुप ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। क्या है भाई आपका? ग्रुप ऑफ रूल एंड रेगुलेशंस, है ना? तो ध्यान रखिएगा, ग्रुप ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक, चलिए। अब सेकंड पॉइंट कि भाई इस संविधान की आवश्यकता क्यों है? तो भाई ध्यान रखिएगा, शासन क्या करता है या जो संविधान है ये क्या करता है? जो आपके गवर्नमेंट के जो पार्ट है, जो गवर्नेंस के जो आपके अंग होते हैं, उनका निर्माण करता है। मतलब कि भई जो आपके शासन के अंग होते हैं, है ना? ध्यान रखिएगा, जो शासन के अंग होते हैं ना, जिसको आप क्या कह सकते हैं भई आपका पार्ट ऑफ गवर्नेंस, ठीक? तो ध्यान रखिएगा, पार्ट ऑफ गवर्नेंस का निर्माण करते हैं। अब शासन के तंत्र या शासन के अंग कौन-कौन से होते हैं? तो भई ध्यान रखना, शासन के मेजरली आपके 3 अंग होते हैं। एक होती है विधायिका, क्या होती है भई आपकी? विधायिका। और इस विधायिका को हम क्या कहते हैं भई? लेजिस्लेटिव कहते हैं। क्या कहते हैं भई आपका? लेजिस्लेटिव कहते हैं। ठीक, चलिए। इसके बाद जो सेकंड होता है, वो कौन होता है? वो होती है भाई साहब आपकी कार्यपालिका, या अगर हम बात करें जिसको हम क्या कहते हैं? एग्ज़ीक्यूटिव बॉडी कहते हैं ना? तो ध्यान रखिएगा, इसको हमने क्या कहा? एग्ज़ीक्यूटिव बॉडी कहा। और तीसरी जो प्रशासन या जो आपके शासन के जो तंत्र में तीसरा जो आता है, उसको हम क्या कहते हैं भई? न्यायालय कहते हैं, या उसको हम क्या कहते हैं? न्यायपालिका कहते हैं। ठीक, चलिए। तो उसको हमने क्या कह दिया भई आपका? न्यायपालिका कह दिया। न्यायपालिका मतलब क्या हो गया? ज्यूडिशरी आपकी हो गई। ठीक, चलिए। तो भाई ध्यान रखिएगा, ये 3 अंग जो हैं वो किसके होते हैं? प्रशासन के होते हैं। हालाँकि चौथा अंग मीडिया को माना जाता है, पर हम इन 3 अंगों की बात करते हैं। ठीक, चलिए। अब समझिएगा, ये 3 शासन के अंग हैं और यही तीनों मिलकर क्या चला रहे हैं? आपके पूरी देश की व्यवस्था को चला रहे हैं। तो अब संविधान क्या करता है? संविधान जो है ना, वो इन तीनों अंगों को, ध्यान रखना, ये शासन के अंग है ना, इन शासन के अंगों के बारे में क्या बताता है कि पहली चीज भाई आपका कार्य क्या है, आपके वर्क क्या क्या होंगे। तो ये शासन के तीनों अंगों के क्या बताएगा? वर्क बताएंगे। फिर उसके बाद उनकी सीमाएं बताएंगे कि भाई आपकी लिमिटेशंस क्या क्या हैं, आप किन सीमा तक जो है वो आप काम कर सकते हैं, तो लिमिटेशंस बताएगा। साथ ही साथ में इन कामों को करने के लिए इसके पास क्या-क्या पावर है, क्या-क्या शक्ति है, क्या-क्या अथॉरिटी है, इस सब के बारे में कौन बताता है भई? ध्यान रखिएगा, ये बताएगा आपका संविधान। जैसे कि संविधान बताता है कि भाई ये जो लेजिस्लेटिव है ना, ये जो विधायिका है, इस विधायिका को सिंपल तौर पे मान के चलिएगा, जैसे संसद हो गया या राज्य की विधानसभा हो गई। और ये जो विधायिका है इसका काम क्या होता है? देखो, इसके नाम में छुपा है लेजिस, है ना? लेजिस मतलब आपका लीगल, या अगर हम बात करें विधायिका, विधायिका मतलब आपका विधि। तो इसका काम क्या होता है भाई आपका?
विधि बनाना या कानून बनाना। तो संविधान के प्रावधानों को लागू करने के लिए या संविधान के जो मूल्य हैं उनको बनाए रखने के लिए जो विधायिका है, जो लेजिस्लेटिव है, वो क्या करती है, कानून बनाने का काम करती है। तो इसका काम क्या हो गया भई, कानून को बनाना। लेकिन क्या कानून बनाने बस से लागू हो गया? नहीं। अब उसको लागू करवाने वाला भी कोई सिस्टम चाहिए, जो उसको लागू करवाए। तो उसको लागू करवाने का काम किसका होता है भई, आपका जो है कार्यपालिका का होता है। तो इसका काम क्या है कि जो विधि और कानून जो आपका लॉ बना है ना, उस लॉ को क्या करना, आपका एनफोर्स करवाना या विधि और कानून को क्या करवाना, आपका लागू करवाना। चलिए भैया, इन्होंने लागू भी करवा दिया। अब अगला सवाल कि भई, अगर मानकर चलिए कोई संविधान या कोई आपके नियम और कानून बनाए गए हैं, इस नियम और कानून को तो बना दिया गया, लागू भी करवा दिया गया, पर अगर मान लीजिए कोई इन नियम और कानूनों का उल्लंघन करता है, तो उसके लिए क्या प्रावधान है? तो उसके लिए कोई डर तो होना चाहिए, और डर किसका होता है हमेशा? पनिशमेंट का या दंड का डर होता है। तो भई, इसका काम क्या है? जो न्यायपालिका है, इसको काम क्या दे दिया कि भाई जो आपके विधि और कानून बने हुए हैं ना, उनका उल्लंघन या वायलेशन को क्या करना है, आपका रोकना है। तो उल्लंघन करने वालों को क्या करना भई, आपका दंड देना। ठीक, उल्लंघन करने वालों को क्या देना, आपका दंड देना। ये काम किसका हो गया भई, आपका न्यायपालिका का। अब ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये काम किसने दिया है भई इनको, आपका संविधान ने इनका काम बता दिया है कि ये काम इनका है कि भाई लेजिस्लेटिव केवल कानून बनाएगी, कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव उनको इन्फोर्स कराएगी, और तीसरा जो है न्यायपालिका या जुडिशरी उसका इन्फोर्समेंट बनाए रखेगी या उसका उल्लंघन करने वालों को दंड देगी। ठीक, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, शासन के अंग और उनके बीच कार्यों का विभाजन, उनकी लिमिटेशंस को कंट्रोल करना और उनको शक्ति देना, ये सब काम कौन करता है, आपका संविधान करता है। इसके बाद और संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो भाई संविधान की आवश्यकता पड़ी आपकी जो है वो तानाशाही को रोकने के लिए। ध्यान रखिएगा, किसके लिए भाई, आपका तानाशाही को रोकने के लिए भी हमको आवश्यकता पड़ती है इसकी। क्यों भाई? अगर मानकर चलिए कोई संविधान ना हो, तो जिसकी सरकार है, जो शासन कर रहा है, वो अपनी मनमर्जी से काम करेगा, और उसको रोकने के लिए क्या आ गया भाई, आपका जो है वो संविधान आ गया। इसके बाद फिर अगर हम बात करें, तो भई आपके जो हैं संविधान का काम क्या है? संविधान का काम है आपका, जो नागरिक होते हैं ना, इन नागरिकों के इंटरेस्ट को डिफेंस करके रखना, या ये जो नागरिक होते हैं, इनके जो हित होते हैं ना, इनके जो क्या होते हैं भई, आपके इंटरेस्ट होते हैं, इन इंटरेस्ट को जो है वो आपके बनाए रखना। जैसे अगर हम बात करें, जब आप भारतीय संविधान पढ़ेंगे, तो भारतीय संविधान में आपको क्या देखने को मिलेगा भाई साहब? मौलिक अधिकार देखने को मिलेगा। ये मौलिक अधिकार कौन प्रोवाइड कर रहा है आपको? संविधान प्रोवाइड कर रहा है। इसके बाद फिर आप देखेंगे कि आपको डीपीएसपी या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जिसको हम कहते हैं, ये एक चैप्टर है पूरे संविधान में, जो क्या करता है भाई, ये बताता है कि सरकार को किस प्रकार से काम करना है। सरकार के लिए एक गाइडलाइन के फॉर्म में काम करता है या मार्गदर्शक के फॉर्म में काम करता है। ठीक, तो ये जो है वो ध्यान रखिएगा, संविधान ही है जो सारी चीजों को क्लियर कर रहा है। आज चाहे सरकार हो, चाहे संसद हो, चाहे न्यायपालिका हो, उन सबको जो काम करने का या उन सबके कार्यों को जो निर्धारित कर रहा है या उनको जो मार्गदर्शित कर रहा है, वो कौन है भई, ध्यान रखिएगा, आपका संविधान है। अब बात ये है कि क्या संविधान ऐसे ही बन गया? अब संविधान जो भारत का संविधान है, इसको बनाने की कोई प्रक्रिया तो चालू होगी या इसकी पृष्ठभूमि कहीं न कहीं से चालू हुई होगी। तो अब समझते हैं कि भाई ये संविधान सभा या संविधान जो है ये हमारा बना कैसे? इसके लिए थोड़ा-सा आपको चीज़ों को जानना पड़ेगा, ठीक? अभी मैंने आपको जो चीज़ें बताई हैं उसका ये पीडीएफ है, यहाँ पर देख लीजिए, है ना? कि भाई ये नियम और कानूनों का संग्रह है, यही पावर का रिसोर्सेज़ है। और इसमें सारी चीज़ें आपकी बताई गई हैं, जो मैंने आपको बताया है वो इस पीडीएफ में आपका
सेंटेंस फॉर्म में जो है वो दिया गया है। इसके उद्देश्य भी मैंने आपको बता दिए या इसकी आवश्यकता भी मैंने आपको जो है वो बता दी। तो ये सारी लगभग वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको क्लियर की हैं, तो ये आपको बाद में पढ़ने के लिए नोट्स के फॉर्म में आप जो है उसको काम में ले सकते हैं। बाकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको समझा दिया। अब बात ये होती है कि भाई ये संविधान की पृष्ठभूमि चालू कहाँ से हुई या संविधान बना कैसे? आज एक ऐसा दस्तावेज, एक ऐसी किताब जिसके हिसाब से पूरे देश का, इतने बड़े भारत का शासन चल रहा है, ये किताब बनी कैसे? इस किताब का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया या ये किताब का निर्माण कैसे हुआ? जब हम इस सब टॉपिक को पढ़ते हैं, तो उसके लिए एक टॉपिक हम पढ़ते हैं जिसको आप नोट डाउन कीजिएगा हेडिंग, जिसको कहते हैं मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या भारतीय संविधान का निर्माण। अब ध्यान रखिएगा, भारतीय जो संविधान है, इसके निर्माण को समझने के लिए आपको थोड़ा-सा पृष्ठभूमि को समझना पड़ेगा, थोड़ा-सा आपको बैकग्राउंड को समझना पड़ेगा कि ये कहानी चालू कहाँ से होती है। ठीक, चलिए, अगर हम बात करें, तो हम देखते हैं मुगलों तक तो जो है वो कौन-सी व्यवस्था चलती थी भई? आपका राजतंत्र या मोनार्की सिस्टम चलता था। अब मोनार्की सिस्टम में तो भाई संविधान की आवश्यकता है नहीं, वहां भी संविधान होता था, लेकिन वो संविधान अलिखित फॉर्म में होता था, उसको आप परंपराएं कह लीजिए या राजा की इच्छा कह लीजिए, है ना? तो उस समय शक्तिशाली का हित ही क्या होता था, आपका न्याय होता था, या जो राजा ने कह दिया या राजा की इच्छा ही क्या हो गई, आपकी संविधान हो गई। ठीक, चलिए, अब ध्यान रखना। तो अब जब मुगल काल तक की अगर हम बात करें, तो राजतंत्र व्यवस्था थी, है ना? राजा के अनुसार शासन होता था, राजा ही नियम कानून बनाता था। उसके बाद जब आपको पता होगा सन 1600 में क्या हुआ भई, आपका जो यूरोपीय कंपनीज़ हैं, वो भारत में आना चालू हो गई और उसमें से एक यूरोपीय कंपनी ऐसी निकली जिसने पूरे विश्व में अपना राज किया, और वो देश था या वो कंपनी थी आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी, जो देशों में एंटर तो हुई व्यापार करने के नाम पर, लेकिन धीरे-धीरे उन्होंने क्या किया कि भाई व्यापार के साथ-साथ शासन व्यवस्था में भी आपका हिस्सा लेने लगी, और यही चीज़ भारत में हुई। और सर यहाँ पर अगर हम बात करें, तो वैसे ये जो बैकग्राउंड है ना, ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है ना? तो ध्यान रखिएगा, इसके बारे में हम देखते हैं थोड़ा-सा कि हमको एक तो जो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में अगर हम देखें तो हमको क्या पढ़ना है, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हमको ये पढ़ना है कि हम ये देखते हैं कि 1773 में, मैंने कहा 1600 में ब्रिटिश आ गए, और लगभग 1773 में जाकर वो पहला कानून लेकर आते हैं इंडिया के लिए। अब समझिएगा कि अब मैं कहूँ कि भाई इसकी पृष्ठभूमि ऐसी है कि भाई 1773 में एक एक्ट आता है जिसको कहा जाता है आपका रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है ना, या जिसको क्या कहा जा रहा है आपका भाई, रेगुलेटिंग एक्ट कहा जा रहा है। फिर मैं आपको इसमें बताऊं कि भाई ये 1773 में आया, और इसमें क्या किया गया कि भाई कलकत्ता में जो है वो क्या किया गया, एक जो है वो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इसमें जो है वो आपका बीओडी सीओडी बनाया गया। अब आप कहोगे सर ये क्या बता रहे हो, क्योंकि आपको ये पता ही नहीं। भाई पहली चीज है कि जब कंपनी 1600 में आ गई थी, तो भाई ये पहला कानून वो 1773 में जाकर क्यों ला रही है, लगभग 175 साल बाद। इसके लिए आपको उस मॉडर्न हिस्ट्री के टाइम पर जो घटनाएं घटी हैं, वो आपको पता होना चाहिए। जैसे बैटल ऑफ प्लासी हुआ, प्लासी का युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ। ये दोनों युद्धों ने जो है वो ब्रिटिशर्स की जो पावर है, ब्रिटिशर्स को जो है वो देश में मोनोपोली दे दी या एकाधिकार दे दिया, और उस समय जो है वो ब्रिटिश आपके पावरफुल्स हो गए और धीरे धीरे उन्होंने शासन करना प्रारंभ कर दिया। इसीलिए 1773 में एक एक्ट लेकर आएँगे। ऐसे ही अगर आप बात करेंगे तो 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आएगा, फिर उसके बाद आपका 1813 में चार्टर एक्ट आएगा, 1833 में चार्टर एक्ट आएगा। इसके बाद फिर अगर हम बात करें तो आपका भारत शासन अधिनियम आना चालू होंगे 1858 के बाद से, और लास्ट में एक नियम आएगा 1935 में। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना दोस्तों, ये आपके मॉडर्न इंडिया का पार्ट है, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे मॉडर्न इंडिया, तब आप पढ़ेंगे कि उस समय कौन-कौन सी घटनाएँ हो रही थी और उसके हिसाब से कौन-कौन से एक्टों में क्या-क्या प्रावधान किया गया। तो इसके लिए आपको मॉडर्न इंडिया पढ़ना पड़ेगा। अब इस पृष्ठभूमि के बाद से हम स्टार्ट करते हैं क्या?
हमने पृष्ठभूमि तो देखी, अब इस पृष्ठभूमि में क्या हमारे काम का था, तो हम ये देख रहे हैं कि 1773 से लेकर 1935 तक क्या होता था कि भाई एक कानून, एक दस्तावेज आता था, एक डॉक्यूमेंट आता था। ठीक क्या आता था? एक डॉक्यूमेंट आता था और उस डॉक्यूमेंट को हम क्या कहते थे भई? उस डॉक्यूमेंट को हम एक्ट कहते थे या हम क्या कहते थे आपका अधिनियम कहते थे और ये अधिनियम भी क्या था भई? नियम और कानूनों का समूह था, जिसके हिसाब से क्या हो रहा था भई आपका भारत में शासन हो रहा था। तो हम कह सकते हैं ना कि जब तक हमारा संविधान नहीं बना था, तब तक यही जो आपके बीच-बीच में एक्ट आ रहे थे, जो अधिनियम आ रहे थे, यही संविधान के रूप में काम कर रहे थे क्योंकि यही बताते थे कि आने वाले टाइम पर हमको शासन कैसे करना है। तो ये बैकग्राउंड हमने इसलिए पढ़ा क्योंकि हमने ये देखा कि 1773 से ही हम जो है वो विधि के हिसाब से रूल होने लगे या कानूनों के हिसाब से शासन चलने लगा। अब यहाँ पर कोई राजा का शासन नहीं होने लगा। अब यहाँ पर ब्रिटिश संसद जो है वो आपका काम करने लगी। ब्रिटिश संसद जो है वो नियमों को बनाकर भेजने लगी। अब बात हो गई कि लगभग 1920 आते-आते लगभग ये चीज़ कन्फर्म हो गई थी कि भई बहुत ही जल्द क्या होने वाला है, आपका देश आज़ाद होने वाला है। अब बात ये थी कि अभी तक तो हम जो हैं वो ठीक है भई, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स अपना रूल और रेगुलेशन लेकर आ रहे हैं, उसके हिसाब से देश की शासन व्यवस्था चल रही है। पर जब हम आज़ाद हो जाएँगे उसके बाद क्या रहेगा? तो उसके लिए अब ध्यान रखिएगा यहाँ पर बात होती है कि भारत को क्या बनाना पड़ेगा भई, अब खुद का संविधान बनाना पड़ेगा कि भारत अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाए। अब भारत अपना संविधान खुद बनाए, अब यहाँ पर 2 चीज़ें हो गई, संविधान बनाएगा कौन? भाई ब्रिटिशर्स भी बनाकर दे सकते थे। पर कहानी ये होती कि भाई ब्रिटिशर्स चले गए पर उन्होंने एक नियम बनाकर चले गए और उस देश उसके हिसाब से आपके देश की कानून व्यवस्था चल रही है। इसका मतलब कि आज भी आप इनडायरेक्टली रूप से क्या है भाई उनके गुलाम हैं क्योंकि वो तो चले गए पर उनकी शासन व्यवस्था के हिसाब से आप अपना रूल्स एंड रेगुलेशंस कर रहे हैं। तो यहाँ पर कहा गया अब भाई संविधान बनाना है, भारत को खुद का संविधान बनाना है। अब इसके लिए क्या होगी? इसके लिए एक सबसे पहली बार जो डिमांड होगी ना, वो होगी 1934 में। 1934 में एक व्यक्ति होंगे जिनका नाम होता है एमएन रॉय। एमएन रॉय, माघवेंद्र नाथ रॉय। और ये व्यक्ति क्या कहते हैं? ये व्यक्ति कहते हैं कि भई भारत का संविधान बनाने के लिए क्या होनी चाहिए? एक संविधान सभा होनी चाहिए। तो भई ध्यान रखिएगा, अगर आपसे कोई पूछे कि भई सबसे पहले सर्वप्रथम जो है वो आपका संविधान सभा का विचार, ध्यान रखना किसका भई? आपका संविधान सभा या कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का आइडिया या विचार किसने रखा? तो भई ध्यान रखना वो आइडिया रखा था एमएन रॉय ने। लेकिन ध्यान रखिएगा ये जो डिमांड थी ना, ये अनौपचारिक डिमांड थी। कैसी डिमांड थी? अनौपचारिक, क्योंकि ये डिमांड आपका जो है अनऑफिशियल इसीलिए थी क्योंकि ये डिमांड ब्रिटिशर्स से नहीं की गई थी। ये डिमांड तो केवल भारत में की गई कि भाई संविधान जो बनेगा ना, वो कौन बनाएगी भाई? संविधान सभा बनाएगी। भारत में एक भारत की संविधान सभा होनी चाहिए, जो क्या करेगी भाई? आपके संविधान को बनाएगी। अब इसके बाद आता है 1935 और 1935 में क्या होता है, उस समय एक सबसे बड़ी पार्टी या विचारधारा रहती है जिसको कहा जाता है आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या करती है कि भाई ये जो है ना, ये अब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, ध्यान रखिएगा, ये क्या करेगी अब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो है ना, ये ऑफिशियली डिमांड करेगी। ध्यान रखना, ये क्या करेगी? सर्वप्रथम अगर हम बात करें तो आपका ऑफिशियली डिमांड करेगी, वो भी किससे करेगी? ध्यान रखिएगा, ब्रिटिशर से करेगी, ब्रिटेन से करेगी। ठीक? तो इन्होंने क्या किया? ब्रिटिश से सबसे पहले ध्यान रखिएगा ऑफिशियली डिमांड जो है वो उन्होंने रख दी। इसके बाद एक स्टेटमेंट ध्यान रखना 1938 में कौन कहता है भाई? नेहरू जी कहते हैं। नेहरू जी क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि ये जो संविधान होगा ना, कौन सा संविधान होगा? भारत का जो संविधान होगा,
ये भारत का संविधान बनाएगा कौन? तो इन्होंने कहा कि भारत का संविधान जो बनाएगा ना, वो कौन बनाएगी? जनता बनाएगी। अब सिंपल बात है भाई, जनता जाकर खुद तो नहीं बना सकती संविधान। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया जनता अप्रत्यक्ष रूप से संविधान बनाएगी। मतलब जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जो हैं वो क्या करेंगे? आपका संविधान बनाएँगे, ये बात होती है। अब देखिए 1934 में पहली बार डिमांड हुई, भले ही अनऑफिशियल हुई। इसके बाद 1935 में तो हमने सीधे ब्रिटिशर से मांग रख दी कि भाई एक काम कीजिए, हमको जो है वो एक असेंबली बनाकर दे दो, जो क्या करेगी हमारे देश की संविधान, क्योंकि अभी भी हमारा प्रमुख कौन है भाई? ब्रिटिशर्स है। तो हम जो भी डिमांड करेंगे वो किससे करेंगे भाई? आपका ब्रिटिशर से करेंगे। तो भाई हमने कहा कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली हमको चाहिए जो क्या करेगी? हमारे देश का संविधान बनाएगी। 1935 से लेकर 1936 हो गया, 37 हो गया, 38 हो गया, 39 हो गया, ब्रिटिशर्स ने हमारी कोई भी डिमांड जो है वो नहीं सुनी। फिर 1939 में दुनिया में एक बड़ी घटना होती है जिसको कहा जाता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर। क्या कहा जाता है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर, या हम कह सकते हैं आपका द्वितीय विश्व युद्ध होता है। अब समझिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध में भले ही अंतिम परिणाम में जो है वो आपका ब्रिटेन जीता, लेकिन जब इसकी शुरुआत हुई थी तो ध्यान रखिएगा ब्रिटेन की हालत बहुत गंभीर थी। और ब्रिटेन के साथ एक चीज और क्या थी कि जब 1919 में जब आपका सॉरी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1915 के आसपास, तो 1915 में जो है भारतीय सेना ने भी क्या कर दिया था? साथ दे दिया था 1915 में जाकर ब्रिटिश का, है ना? भारतीय सेना 1915 में जो है वो ब्रिटेन की ओर से लड़ने चली गई। अब ध्यान रखिएगा, जब आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भारतीय सैनिक जो हैं वो किसकी ओर से लड़े भाई? आपकी ब्रिटिश सेना की ओर से लड़े। अब सेकंड वर्ल्ड वॉर में जब उनकी स्थिति खराब है, तो वो क्या चाहती है? वो चाहती है कि भारत क्या करे भई? भारत जो है ना वो ब्रिटेन का साथ दे, और इससे ब्रिटेन के 2 फ़ायदे थे। एक फ़ायदा क्या था कि भाई उसके पास जो मैन पावर है ना, वो इकट्ठी हो जाती, समझिए ब्रिटिश है, ब्रिटिश शक्ति बनी हुई इस समय। अब ब्रिटिश की एक मैन पावर उलझी हुई है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, वहां पर युद्ध कर रही है, और एक मैन पावर चाहिए जो भारत में आंदोलनों को दबाए। तो अब ब्रिटिश की जो शक्ति है ना वो दो भागों में बट गई। और अगर हम भारत का समर्थन ले लेते हैं, तो उससे हमको फ़ायदा ये होता है कि भारत के जो आंदोलन हो रहे हैं, उसके लिए हमको पहली चीज़ तो मैन पावर नहीं चाहिए होती, और जो भारतीय सैनिक थे ना, वो भी क्या करते भई, फिर आपके अंग्रेज़ों का साथ देते, तो उनकी स्थिति क्या हो जाती? मजबूत हो जाती। अब ब्रिटिश अधिकारी या ब्रिटिशर्स जो हैं, वो आपका यही चाहते थे। अब इसीलिए क्या करेंगे भई, अब आएगा ना जब 1940, तो भारत को दिया जाएगा एक लालच, और उस लालच का नाम क्या है? अगस्त प्रस्ताव, या उसको हम क्या कहते हैं? अगस्त प्रपोजल कहते हैं। अब इस अगस्त प्रपोजल में क्या था? तो इस अगस्त प्रपोजल में ध्यान रखिएगा, पहली बार जो है, ये जो आपका संविधान सभा की जो डिमांड थी ना, इस संविधान सभा की डिमांड को क्या कर लिया गया भाई? आपका ऑफिशियली जो है वो आपका एक्सेप्ट कर लिया गया। तो ध्यान रखना, औपचारिक रूप से संविधान सभा की डिमांड पहली बार कब जो है वो आपका स्वीकार की गई थी? भई ध्यान रखिएगा 1940 में, और 1940 में भी कब? तो डेट याद रखना हो तो ध्यान रखिएगा 8 अगस्त 1940 को। और इस दिन एक प्रस्ताव आया जिसको हम क्या कहते हैं भई? अगस्त प्रस्ताव कहते हैं। और इस अगस्त प्रस्ताव में इस डिमांड को जो है वो आपका ऑफिशियली एक्सेप्ट कर लिया गया, और लालच दिया गया कि भारत जो है, हम भारत को संविधान सभा के लिए हम व्यवस्था कर रहे हैं, प्रबंध करते हैं। अब इसके बाद आगे चलकर जो है वो 1-2 साल बीते, और उसके बाद आता है क्या भई? आपका 1942, और 1942 में ब्रिटिशर्स की ओर से एक प्रयास होता है जिसको कहा जाता है आपका क्या भई? क्रिप्स मिशन कहा जाता है। ठीक, चलिए। क्या कहा जाता है आपका? क्रिप्स मिशन कहा जाता है, ठीक? और ये क्रिप्स मिशन क्या था, इसको हम समझ लेते हैं। इस क्रिप्स मिशन में कहा गया कि भई हम आपकी बातों को मानने के लिए तैयार हैं, और हम क्या करेंगे, हम जो है ना, कब भई? आपका युद्ध के बाद, आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर, ठीक? तो ध्यान रखिएगा,
युद्ध के बाद हम क्या करेंगे, भारत को ध्यान रखना, क्या कहा इन्होंने कि भारत को युद्ध के बाद हम क्या करेंगे, भारत को जो है वो 2 चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। एक तो डोमिनियन स्टेट का दर्जा, कौन-सा दर्जा भई आपका? डोमिनियन स्टेट का दर्जा प्रदान करेंगे। अब डोमिनियन स्टेट मतलब क्या होता है? तो डोमिनियन स्टेट मतलब एक ऐसा राज्य जिसको अपने नियम कानूनों का संचालन करने का अधिकार तो खुद हो, लेकिन उसका संवैधानिक प्रमुख कोई और हो। ठीक? तो क्या कहा गया कि भई आपका जो है हम उसको डोमिनियन स्टेट का क्या देंगे भई आपका दर्जा देंगे और दूसरा हम क्या करेंगे भई उसको जो है वो एक संविधान सभा देंगे, जो क्या करेगी भई आपका संविधान बनाएगी। अब इस पूरे क्रिप्स मिशन में भले ही लाख अच्छी बातें हों, लेकिन सबसे ज़्यादा जो विवाद हुआ था, वो किस शब्द को लेकर हुआ था? इस शब्द को लेकर हुआ था विवाद, कि भाई युद्ध समाप्त कब होगा, है ना? क्योंकि युद्ध के समाप्त होने की कोई डेट तो हमको पता नहीं। तो भाई आप इसको लेकर विवाद था कि युद्ध कब समाप्त होगा हमको जानकारी नहीं है। इसीलिए क्या करो कि एक डेट क्या की जाए भई आपकी फिक्स की जाए कि जिस दिन हमको आप क्या दे दें भई संविधान सभा दे दें, आज़ादी दे दें। तो ये कहा गया कि भाई अब इसको लेकर क्या हुआ आपका विवाद हुआ और इसको लेकर ध्यान रखिएगा जो है क्या किया गया कांग्रेस ने भी विरोध किया और भाई इसमें जो है वो पाकिस्तान की बात नहीं मानी गई थी या पाकिस्तान की चर्चा नहीं की गई थी। इसीलिए क्या किया भई आपका जो मुस्लिम लीग थी, उसने भी क्या किया भई आपका मुस्लिम लीग ने भी इसका क्या किया आपका विरोध किया। और कांग्रेस ने क्यों किया? क्योंकि भाई आप कह रहे हैं युद्ध के बाद कब तो कब एक डेट फिक्स बताइए। इसके बाद ध्यान रखिएगा जो महात्मा गांधी थे, गांधी जी ने ध्यान रखिएगा इसको क्या कहा? इसको कहा आपका पोस्ट डेटेड चेक। क्या कहा भई आपका? पोस्ट डेटेड चेक कहा। पोस्ट डेटेड चेक कहा और ये कहा कि जिसकी बैंक कभी भी करप्ट हो सकती है ना? क्योंकि हमको नहीं पता कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद परिस्थितियाँ क्या होंगी और उसके बाद भई इन्होंने क्या है ये पोस्ट डेटेड चेक कहकर क्या किया, इस मिशन का विरोध किया और इस मिशन के विरोध में क्या किया भई, आपका जो है एक आंदोलन चालू कर दिया जिसको कहा जाता है आपका भारत छोड़ो आंदोलन। क्या कहा जाता है? भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक? तो ध्यान रखिएगा ये चीज़ें हुई। अब इसके बाद अगर हम कहें तो ये कैबिनेट मिशन क्या हो गया इसका आपका फेल हो गया। अब इसके बाद बस एक मिशन और देखते हैं आज। इसके बाद अब जब ये कैबिनेट मिशन फेल हो गया सॉरी क्रिप्स मिशन फेल हो गया तो अब सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक प्रयास और किया जाएगा। वो किया जाएगा कब 1946 में और 1946 में एक मिशन फिर आएगा जिसको क्या कहा जाएगा भई आपका कैबिनेट मिशन कहा जाएगा। कौन-सा मिशन कहा जाएगा? कैबिनेट मिशन कहा जाएगा। और ध्यान रखिएगा ये जो आपका कैबिनेट मिशन है, इस कैबिनेट मिशन का नाम कैबिनेट मिशन ही क्यों पड़ा? तो उसके पीछे भी आपके रीज़न्स हैं। क्यों? क्योंकि ये जो मिशन है ना, ये आपके 3 व्यक्ति लेकर आए थे। कौन लेकर आए थे भई आपके? 3 व्यक्ति लेकर आए थे और वो तीनों ध्यान रखिएगा आपका किसका हिस्सा थे? तो ब्रिटिश कैबिनेट का हिस्सा थे। इसीलिए इसको क्या कहा गया? कैबिनेट मिशन कहा गया। अब भाई साहब ये 3 व्यक्ति कौन थे? तो इनके नाम ध्यान रखना। एक का नाम है भई आपका पैथिक लॉरेंस, ठीक? ध्यान रखिए क्या नाम है आपका? पैथिक लॉरेंस नाम है। दूसरे व्यक्ति का नाम क्या होगा? दूसरे व्यक्ति का नाम होगा आपका स्टेफोर्ड क्रिप्स, ठीक? ध्यान रखिएगा स्टेफोर्ड क्रिप्स और तीसरे जो व्यक्ति हैं उनका नाम क्या है आपका? एवी अलेक्जेंडर, ठीक? तो ध्यान रखिएगा एवी अलेक्जेंडर जो हैं ये आपके तीसरे व्यक्ति होंगे। अब इसमें भी एक पॉइंट क्या ध्यान रखना कि ये जो स्टेफोर्ड क्रिप्स है ना, इनका संबंध दोनों से होगा क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो आप, इसका भी नाम क्या है? क्रिप्स मिशन है और इसको लेकर भी कौन आया था? तो ध्यान रखिएगा, इसको लेकर भी जो है वो आपके स्टेफोर्ड क्रिप्स ही लेकर आए। ठीक? अब ये कैबिनेट मिशन की बात हो गई कि कैबिनेट मिशन जो है वो आपका कब आया, है ना? कब आया मतलब ऐसा नहीं कि पैरों से चलकर आया, कब आया का मतलब ये हो गया कि ये 3 मेंबर जो हैं इस प्रपोज़ल को लेकर भारत कब आए? तो भाई इसकी डेट याद रखिएगा
24 मार्च, ठीक? 24 मार्च 1946 को जो है 1946 को जो है वो कैबिनेट मिशन कहाँ पर आया भई आपका भारत में आया। अब इसके बाद ये थोड़े दिन आपके घूमे फिरे और थोड़े दिन घूमने-फिरने के बाद इन्होंने क्या किया कि अपना जो प्लान था, ये जो प्लानिंग पूरी लेकर आए थे, इन्होंने फिर अपना प्लान क्या किया भई आपका पब्लिश किया, है ना? समझिएगा पहले इन्होंने सोचा कि भई एक काम करो अभी आए हो इंडिया तो पहले क्या कर लो भाई आपका घूम फिर लो क्योंकि ऐसा ना हो कि पहले ही हम अपनी योजना प्रकाशित कर दें और उसके बाद भारत की जनता हमको जो है वो जूते डंडों से मार के भगा दे। तो इससे पहले क्या है कि घूम लो, फिर लो, खाना-वाना खा लो बढ़िया, उसके बाद फिर हम अपनी योजना प्रकाशित करेंगे। तो इन्होंने अपनी योजना कब प्रकाशित की तो ध्यान रखिएगा 16 मई 1946 को। कब की भई आपका 16 मई 1946 को और ध्यान रखिएगा इसी प्लान के हिसाब से, इसी योजना के हिसाब से क्या हुआ भई आपके संविधान सभा का गठन होगा, ठीक? तो ध्यान रखिएगा इसी के हिसाब से जो है इसी योजना में संविधान सभा की संरचना बताई जाएगी, संविधान सभा का स्ट्रक्चर बताया जाएगा और उसी के हिसाब से क्या होगा संविधान सभा का गठन होगा। अब ध्यान रखिएगा इनकी योजना क्या थी इसको हम देखेंगे कल। इसकी योजना में क्या-क्या स्ट्रक्चर था, कैसा स्ट्रक्चर था ये हम देखेंगे कल। तो हमने आज देख लिया क्या ये सही पॉइंट हमने सारे देखे थे कि 1934 में एमएन रॉय ने जो है वो संविधान सभा का विचार रखा था। 1935 में राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो है संविधान सभा की पहली ऑफिशियली मांग की। उसके बाद 1938 में नेहरू जी का स्टेटमेंट हमने देखा कि भाई भारत का संविधान जो है वो भारतीय जनता के अनुसार ही बनाया जाएगा। इट मीन्स जनता जाकर खुद नहीं बनाएगी, अपने रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से बनाएगी। इसके बाद हमारे जो वायसराय थे उस समय, लिनलिथ गो जो वायसराय थे, उनके समय पर इस संविधान सभा के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया और एक प्रस्ताव लाया गया जिसको कहा गया आपका अगस्त प्रस्ताव या अगस्त प्रपोजल और यहाँ पर जो है भारतीयों को अपनी सरकार और संविधान चुनने का अधिकार दे दिया गया। इसके बाद फिर हमने देखा 1942 में क्या आया था भई आपका क्रिप्स मिशन आया था और इस क्रिप्स मिशन में जो है वो क्या रहा भई आपका डोमिनियन स्टेट की बात तो की गई, नए संविधान की तो बात की गई, लेकिन ये सब चीज़ें कब कही भई आपका, ये सब कहा कि हम ये कब देंगे आपका युद्ध के बाद देंगे और इसीलिए ध्यान रखिएगा इसका विरोध हुआ और गांधी जी ने इसको क्या कहा था, डूबते हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक कहा था। तो इस पॉइंट को आप जो है वो ध्यान रखिएगा पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ क्रैशिंग बैंक इसको कहा गया था, ठीक? इसके बाद फिर हमने देखा कि कैबिनेट मिशन प्लान आया था और कैबिनेट मिशन प्लान कब आया 24 मार्च 1946 फिर हमने देखा कि भाई इसके जो हैं वो आपके कितने मेंबर थे 3 मेंबर थे कौन-कौन पैट्रिक लॉरेंस जो उस समय इंडियन सेक्रेटरी थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स जो वहाँ के ट्रेड बोर्ड के अध्यक्ष थे और एवी अलेक्जेंडर जो वहाँ पर नौसेना व्यक्ति थे। इसके बाद इन लोगों ने अपनी योजना कब प्रकाशित की 16 मई 1946 में और उसी योजना के अनुसार जो है वो संविधान सभा की रूपरेखा निर्धारित हुई और भाई साथ ही साथ में जो है भारतीय संविधान सभा का संरचना और गठन डिसाइड हुआ। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में ये देख लेंगे कि भाई ब्रिटिशों को आखिरकार ऐसी क्या नौबत आ गई कि वो भारत के लिए संविधान सभा बना रहे हैं। भाई वो चाहते तो हमको आज़ाद कर देते ना सीधे। है ना? या सीधे छोड़कर भाग जाते लेकिन ऐसी क्या कंडीशन था या उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा क्या रीज़न था कि वो हमको संविधान सभा बनाकर दे रहे हैं, संविधान दे रहे हैं या इतनी शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता को हस्तांतरित हमको कर दिया, हमको अथॉरिटी ट्रांसफ़र कर दी और ये घटना 1947 के आस-पास ही क्यों होती है? पहले क्यों नहीं होती और बहुत ज़्यादा बाद में क्यों नहीं होती? इन सब चीज़ों को जो है वो हम आपका नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे, है ना? कोई भी आपको दिक्कत हो तो आप जो है वो हमारे चैट सपोर्ट में अपने जो भी डाउट है वो पूछ सकते हैं या सीधे संस्थान में आप जो है वो कॉन्टैक्ट करके मदद ले सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।